नमस्कार दोस्तों, आज से स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का एक नया टॉपिक, एक नया सेशन। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बच्चे, हम इसको पूरी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS 3 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पहले इस सेक्शंस को, इस चैप्टर्स को हम लोग 2 सेक्शंस में पढ़ेंगे। पार्ट ए, जिसके अंदर हम इसका पूरा थ्योरी क्लास को कवर करेंगे, इसका पूरा थ्योरी नॉलेज लेंगे। उसके अलावा पार्ट बी, फिर इसका न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। और फिर पार्ट बी के अंदर हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग पार्ट बी के अंदर इसके न्यूमेरिकल टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट ए में थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो लेटर डिस्कस करेंगे। तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग किस चीज़ की बात करने वाले हैं, हम लोग थ्योरेटिकल कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है उसका पूरा थ्योरेटिकल आज हम लोग बैकग्राउंड क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। राइट, उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम लोग कवर करने वाले हैं। सो अगर मैं बात करूं कि भाई ये कैश फ्लो, नाम से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। राइट, आप लोगों को नाम से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि कैश फ्लो होता क्या है। ठीक है, कैश फ्लो क्या होता है, आपको नाम से ही चीज़ें, आपको एक क्लियरिटी आ रही होगी कि भाई कैश फ्लो है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, सो हम लोगों को किस चीज़ के बारे में बात करना है अभी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी हम लोगों को बात करना है कि कैश फ्लो क्या होता है। ठीक है, कैश फ्लो क्या होता है ओवरऑल, और किस तरीके से हमको इसके स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोगों को 2 पार्ट में, मतलब कि 2 सेक्शंस के अंदर मैं आप लोगों को चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। पहले इसकी आज पूरी की पूरी थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे एंड देन फिर फर्दर क्लासेस में हम लोग इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को गो थ्रू करने वाले हैं। राइट, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि कैश, व्हाट इज कैश। सबसे पहले तो कैश को समझना जरूरी है, देन फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है, एंड देन स्टेटमेंट। 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दिख रही है आपको इस चैप्टर के अंदर। कैश, कैश मतलब क्या होता है, एक होता है कैश जो आप जिसको हार्ड मनी बोलते हो। ठीक है, तो कैश का मतलब सिर्फ और सिर्फ हार्ड कैश नहीं होती, जो करेंसीज होती है, करेंसी को ही कैश नहीं कहा जाता। करेंसी के अलावा जितना आपका बैंक बैलेंस है वो भी तो एक प्रकार से क्या है, कैश है। या उसके अलावा कोई वेरी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, वेरी शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज, जैसे कि सर एग्जांपल के लिए वेरी शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटी में जैसे आप लोगों का डिमांड ड्राफ्ट होता है। ठीक है, डीडी सुना होगा आपने कभी, जैसा चेक होता है आपका, चेक सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, उसी तरीके से काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास इक्विवेलेंट होते हैं जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। मतलब कि उसको एज अ कैश ही कंसिडर्ड किया जाता है। उसको क्या ही कंसिडर्ड किया जाता है, कैश। तो कैश मतलब कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब क्या होता है, कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट। एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो करेंसी तो नहीं है लेकिन उसका यूज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी ही किया जा सकता है। जैसे अगर किसी को पेमेंट देना है तो मैं चेक में भी दे सकता हूँ, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दे सकता हूँ। तो ये क्या है मेरे, कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, फिर बात करें अगर हम फ्लो की, तो फ्लो का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लो। तो फ्लो का मतलब होता है, अगर मैं बात करूँ फ्लो की, तो फ्लो हमारे 2 तरीके होते हैं। फ्लो या तो पैसा आएगा, मतलब कि इनफ्लो, या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। 2 चीजें होंगी, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। तो हमको समझना है कि इनफ्लो मतलब कैश हमारे पास जो आ रहा है। इनफ्लो कब बोलेंगे, व्हेन कैश कम्स इन, जब हमारे पास पैसा आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो। और जब हमारे पास से पैसा जाएगा, व्हेन कैश गोज आउट, जब हमारे पास से पैसा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश आउटफ्लो। करेक्ट, तो इनफ्लो किसको बोलना है, आउटफ्लो किसको बोलना है, जब हमारे पास कैश रिसिप्ट हो रहा है, जब भी हमारे पास कैश या कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, डेबिट मतलब पैसा आ रहा है, और जब जब हमारे पास से पैसा जा रहा होगा, यानी कि जब जब हमारे पास से कैश अकाउंट या कैश इक्विवेलेंट क्रेडिट हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश आउटफ्लो बोलेंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज स्टेटमेंट। So a statement is a piece of paper where all the transactions are come together.
स्टेटमेंट मतलब एक आपका पीस ऑफ पेपर जहाँ पे सारे भी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं एक साथ आ जाते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में आते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से आते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेटमेंट। अगर मैं तीनों टर्म को इकट्ठा जोड़ दूँ तो हम एक ऐसा स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम कितने पैसे आने वाले हैं, मतलब कैश इनफ्लो कितने पैसे आने वाले हैं, कैश आउटफ्लो कितने पैसे जाने वाले हैं, उसका हिसाब किताब संभालेंगे। ठीक है, हम कितने पैसे आने वाले हैं और कितने पैसे जाने वाले हैं उसका पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट मेंटेन करेंगे। तो उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं CSF, मतलब कि कैश फ्लो, CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। अच्छा, अब कैश इनफ्लो हमारे पास पैसे आने के तरीके जरिए बहुत सारे हो सकते हैं। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ कैश इनफ्लो। उसी तरीके से देयर आर वेरियस सोर्सेज फॉर कैश आउटफ्लो के भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। उसी तरीके से पैसे आने के भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एक्शन में आ जाता है। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर पहले भी डिस्कशंस कर रखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये सारे के सारे। मतलब कि आपको कोई अकाउंटिंग कैसी करनी चाहिए उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं आपको कि किसी चीज़ की अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए या किसी चीज़ की अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या बताता है कि आपने कैश फ्लो की या कैश की कैसे अकाउंटिंग करनी चाहिए या उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन कि हमने अपने कैश फ्लो को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताएगा। उसकी भी अलग अलग मेथड्स होती है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, हम अलग अलग मेथड क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, राइट। चलो सो आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहले समझने की कोशिश करते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, यहाँ से पहले हम इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझते हैं, बिकॉज ये जो थ्योरी है ना आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करती है। दैट्स वाई हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका क्या पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। और आज की हमारी पूरी क्लास डेडिकेटली इस थ्योरी के ऊपर है। ओके, तो हमने क्या पढ़ना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पूरी अकाउंटिंग और इसका प्रेजेंटेशन कहाँ डिफाइन किया गया है, AS 3 के अंदर। अच्छा सर ये AS लाते कौन है, जरा ये भी तो बता दीजिए। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड वीडियो के अंदर हमने बात किया है, बट स्टिल अगर इसका मैं बैकग्राउंड एक बार फिर से बताऊँ तो अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI की एक बॉडी है जिसका नाम है ASB। क्या नाम है उसका, ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाना, उनके ऊपर रिसर्च करना। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो नाउ अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या भाई, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और क्या ये सभी के लिए लागू है। ये स्टेटमेंट बनाना, इसका प्रिपरेशन करना क्या मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल है। मैंडेटरी को हम क्या भी बोलते हैं, कंपल्सरीली। क्या ये हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ता है। दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने सुना होगा कभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जहां हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पर हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जहां पर हम लोग अपने इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट मतलब ही नथिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट को यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, उसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन या फिर फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। तो मैक्सिमम लोगों को ये दो चीजें तो पता होती है, दीज टू एलिमेंट्स आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट उसके अलावा भी एक पार्ट होता है, इसके अलावा भी क्या होता है, एक पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये भी एक आपका क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। बट दिस इज नॉट कंपल्शन फॉर एवरी
वेयर। ये हर किसी के लिए हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता, सभी को बनाना ज़रूरी नहीं है। अब एक छोटे से चाय की टपरी चला रहा है कोई, क्या उसको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा क्या? नो, नॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है ना, ये मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी फॉर, किन के लिए ज़रूरी नहीं है? छोटे बिजनेस वालों के लिए और मीडियम साइज वाले बिजनेस के लिए। यार मतलब ऐसी कंपनी जो छोटे लेवल पे काम कर रही है वो अपने बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि सारे कंप्लायंसेस पर ध्यान देंगे, सारे स्टेटमेंट बनाने पर? तो उनके लिए ये बनाना कंपल्सरी नहीं है। उनके लिए क्या है? ये बनाना ऑप्शनल है। उनके लिए क्या है? ये ऑप्शनल है। वो बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं कि उनको बनाना ही पड़ेगा। करेक्ट? अच्छा, लेकिन जो बड़ी कंपनी है, जो लार्ज लेवल पर बिजनेस कर रही है, उनके लिए कंपल्सरी क्या? यस, उनके लिए कंपल्सरी है। सर कुछ कंडीशन है क्या? यस, इसकी भी कंडीशंस होती है। उनका एक स्पेसिफिक टर्नओवर जो लिमिट रहती है सेल की, उसके ऊपर जाना चाहिए तो ही उनको कंपल्सरीली रहता है। बाकी स्मॉल और मीडियम साइज वाली कंपनीज के लिए क्या नहीं है? ये कंपल्सरीली नहीं है। ठीक है, सच कंपनीज आर हायर, सिर्फ इनको कि भाई हम इनकरेज कर सकते हैं कि ठीक है आप भी फॉलो कर लो, फॉलो करोगे अच्छी बात है, तो सिर्फ हम इनको क्या कर सकते हैं? इनकरेज कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द मैंडेटरी पार्ट, दिस इज नॉट द कंपल्सरीली पार्ट, ये कंपल्सरीली पार्ट नहीं है। डन? ओके। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों हम ये स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं? हम इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है, मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है। फिर आप बोलोगे सर कैश का बैलेंस ही जानना था तो कैश अकाउंट बना लिए रहते या बैंक अकाउंट बना लिए रहते, वहाँ से भी कैश का बैलेंस मिल जाता। मुझे सिर्फ कैश का बैलेंस नहीं जानना है, मुझे ये भी समझना है कि मेरी कौन कौन सी अलग अलग टाइप की जो मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, तो मेरी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से मेरे पास कितना कितना पैसा आ रहा है। क्योंकि देखो अब हर पैसा आना आपकी इनकम नहीं होती, एग्री करते हो? जो पैसा आपके पास आ रहा है ना वो आपकी इनकम होंगी ज़रूरी नहीं है। सर इसके एग्जाम्पल दो। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स दूँ आपको, तो आपने किसी से लोन लिया, आपने क्या किया? किसी से लोन लिया, पैसा तो आ जाएगा आपके पास, क्या ये आपकी इनकम है क्या? नो, ये इनकम नहीं। पैसा तो आ गया, कैश का तो इनफ्लो हो गया, लेकिन ये लोन की जगह लाइबिलिटी बन गई आपकी। ठीक है, या तो यानी कि जरूरी नहीं है कि जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आपका क्या हो? इनकम हो, ऐसा मैंडेटरी या ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपको मैंने बोला कि ये काम करो 10,000 रुपीज़ अभी रखे रहो, ठीक है, आप मुझे क्या करना 15 डेज बाद रिटर्न कर देना। ठीक है, तो ये क्या आपके पास अभी 15 दिन के लिए पैसे रखे तो क्या आपकी इनकम हो गई क्या? नो, 15 डेज बाद तो आपने रिटर्न ही करना है, तो इसको हम इनकम बोलेंगे क्या? नहीं। ऐसे पैसे जो किसी को वापस करने हो उसको इनकम नहीं बोल सकते। तो हमको ना आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में मेरी इनकम कौन सी एक्टिविटी से आई है। वो एक्टिविटी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, डिपेंड ऑन द नेचर, कि वो पैसे किस नेचर के हैं। रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है। अब आप बोलोगे सर रेवेन्यू नेचर क्या होता है, कैपिटल नेचर क्या होता है? ऐसे ट्रांजेक्शन्स या ऐसी एक्टिविटी जो आपके डे टू डे बिजनेस के अंदर आती हो उसको रेवेन्यू नेचर कहा जाता है। और कैपिटल नेचर का मतलब होता है जो कभी कभार ऑकर्ड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल नेचर, राइट। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, कि हमको कैश से रिलेटेड एक अच्छी खासी जानकारी मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए कि मेरे पास कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, ये सारी जानकारी मुझे मिल जाए। यही मेरा बेसिक मोटो और बेसिक पर्पस है इस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए किससे रिलेटेड? अबाउट द कैश फ्लो। आपके बिजनेस के अंदर पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप उन पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कितने पैसे जनरेट कर पा रहे हैं, एट द एंड आपके पास कितना पैसा बच पा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों की आपको क्या होगी यहाँ पर, यानी इस स्टेटमेंट्स के बेसिस पर आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड कर सकते हो। तो जो मैंने आप लोगों को बात किया था एक्टिविटीज़ की, तो देयर आर 3 एक्टिविटीज़। यस, कितनी एक्टिविटीज़ होती है? ओवरऑल 3 एक्टिविटीज़ होती है। देयर आर 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़। एक एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग, दूसरी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग और तीसरी है फाइनेंसिंग। हम लोग ये 3 अलग अलग सोर्सेस से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे पास कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है लेटर डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, क्योंकि आगे पूरी चर्चा पूरी चैप्टर में डिस्कशन हमको इन 3 हेड के ऊपर ही
करनी है। नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो तो ओके, नहीं हुआ हो तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को ये भी क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, अभी इसके स्कोप के बारे में बताया कि ये फिनिशियल जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है ये किन के लिए मैंडेटरी है, किन के लिए मैंडेटरी नहीं है, किन्होंने बनाना चाहिए, किन्होंने नहीं बनाना चाहिए, तो ये उसके स्कोप्स के बारे में बात कर रहा है, जो कि उतना बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। बस एक आपको आइडिया के लिए पता हो जाना चाहिए कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी बिजनेस एंटिटी है, हर कोई चाहे तो इसको प्रिपेयर कर सकती है। एवरी बिजनेस एंटिटी शैल बी प्रेजेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सब प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि करना ही पड़ेगा, कर सकती है, ठीक है, या करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी कि हाँ भाई नहीं करोगे तो आपके पास कोई लीगल कोई एक्शंस ले लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डन, ओके। तो कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं कि क्या क्या एक फ़ायदे हैं आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, या अगर आपको कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन मिल जाए, जानकारी मिल जाए, तो फिर किस तरीके से चीज़ें करना है हमको। तो अगर मैं बात करूँ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन की, तो भाई सबसे पहले अगर आपको पहले के पहले ही पता चल जाए कि आपके पास कौन से एरिया से ज़्यादा पैसा आता है या कहाँ से कम पैसा आता है, तो आप डिसीजन बड़े अच्छे तरीके से ले सकते हो। आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस के अंदर कैश एक्चुअली कहाँ से आ रही है। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ना पूरा पैसा तो बहुत आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन सब लोन ले लेके आ रहा है। पूरा पैसा कहाँ से आ रहा है, लोन ले लेके आ रहा है। तो भैया ये मेरे बिजनेस की स्टेबिलिटी है क्या इसमें, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है। पैसा तो बहुत आ रहा है आपके बिजनेस के अंदर, लेकिन सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, लोन के फॉर्म में आ रहा है। जब लोन लोगे तो इंटरेस्ट का बर्डन भी तो बढ़ेगा, एक कर्ज के तले आप डूबे जाओगे, और धीरे धीरे आपका बिजनेस एक लिक्विडेशन की तरफ बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा जब डेप्ट हो जाए आपके ऊपर और कर्जे से जब आप धीरे धीरे क्या होगा, एट द एंड डूबना शुरू हो जाओगे। जब अति कर्जा हो जाएगा आपके ऊपर तो धीरे धीरे आपका बिजनेस लिक्विडेशन फेज में चली जाएगा, धीरे धीरे आप इंसॉल्वेंट होना शुरू हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ की तो जानकारी मिल जाएंगी ना अगर मेरे पास पहले से ही कैश फ्लो का स्टेटमेंट बना हुआ है तो ये फायदे हैं इसके। अच्छा, इससे मैं अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यार मेरे बिजनेस में रूटीन एक्टिविटी की वजह से कितने पैसे आ रहे हैं, तो मैं क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की जो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, यूज करना है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी से जो यूज करनी है, हमने कैश पहले समझना है कैश क्या होता है। तो कैश का मतलब होता है कैश कंप्राइज कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। जो मैंने डीडी की बात किया था, कैश का मतलब ही क्या होता है, जो हार्ड कैश होती है करेंसी वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट जो हम डीडी जो बोलते हैं शॉर्ट में, जो बैंक्स वगैरह में हम लोग जो डीडी इशू करते हैं ना वो। उसके अलावा बैंक बैलेंस भी कैश के साथ साथ मैं बोल सकता हूँ, बैंक बैलेंस भी आपका कैश के डेफिनेशन के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। अच्छा सर, फिर कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, जो कैश के समान, एग्जैक्टली कैश तो नहीं है लेकिन कैश के समान है कोई चीज, मतलब कि वो इमीडिएटली काइंड में कन्वर्ट हो सकती है, कैश इक्विवेलेंट के अंदर अगर कन्वर्ट हो सकती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, आर द शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं कोई ऐसी चीज खरीद रहा हूँ जिसको कल के कल में या तुरंत के तुरंत मैं बेच सकता हूँ। सर जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि शेयर्स आज खरीदूंगा 10 मिनट के बाद भी बेच सकता हूँ, मेरे ऊपर है। तो कभी भी उसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी चीज जिसको आप इमीडिएटली काय में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको आप लोग इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको आप लोग इमीडिएटली काय में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो इमीडिएटली, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट। होप आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। व्हाट इज कैश, तो कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, या जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं कैश। कैश इक्विवेलेंट का मतलब ऐसी चीज जो बहुत इजीली काय में कन्वर्ट हो जाए, आपका कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। फिर बात आती है कैश फ्लो की कि भाई कैश फ्लो क्या होता है, ठीक है। फिर अगली चीज क्या आती है, कैश फ्लो। व्हाट इज कैश फ्लो, तो कैश फ्लो आर द इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मैंने कहा है जो फ्लोज होते हैं दो टाइप के होते हैं, पैसा कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आ रहा है तो इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो। लेकिन क्या आना या क्या जाना चाहिए, कैश या उससे रिलेटेड चीजें,
कैश या उससे रिलेटेड चीजें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि यार सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, इनफ्लो के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, तो एक हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा हो सकता है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा हो सकता है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों एक्टिविटी को एक एक करके समझते हैं, और पूरे चैप्टर के अगर देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और हीरो है तीनों के तीनों, ठीक है। ये अमर, अकबर और एंथनी हमारे पूरे इस चैप्टर के, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इन तीनों टर्मिनोलॉजीज के आसपास ही रहने वाला है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होते हैं, तो ऑपरेटिंग मतलब नाम से समझ में आ रहा, ऑपरेट करना, ऑपरेट मतलब जो डे टू डे बेसिस पर चीजें होती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू, प्रिंसिपल रेवेन्यू मतलब जो मेजर आपके बिजनेस की जो कोर एरिया है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कॉमर्स एकेडमी की, ठीक है, तो कॉमर्स एकेडमी का जो मेन कोर एरिया है, कॉमर्स एकेडमी मेन ऑपरेशन किस में परफॉर्म कर रहा है, मतलब इनकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, तो कॉमर्स एकेडमी की अगर मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखूं तो वह है टीच करना, बच्चों को पढ़ाना, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना। तो टीचिंग, एजुकेशन प्रोवाइड करना इनका मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो ये एजुकेशन प्रोवाइड करने की वजह से जो पैसे आ रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रेवेन्यू, मतलब कि ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि ये मेरी डे टू डे एक्टिविटी से आ रही है। तो ऐसी इनकम जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी की वजह से आती है उसको हम लोग कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, किसकी बात करें हम लोग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, तो इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कहीं लॉन्ग टर्म्स के लिए आपने कहीं एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, या तो कहीं आपने एसेट्स बेच दिया या तो एसेट्स खरीद लिया। अगर बेच दोगे तो पैसे आएंगे, लेकिन अगर खरीदोगे तो पैसे जाएंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जहां आप अपने पैसे कहाँ एक इन्वेस्ट कर रहे हो, एसेट्स के पीछे या फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स में आप डाल रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, फाइनेंसिंग का मतलब होता है कहीं से उधार लेना, लेंडिंग्स एंड बोरोविंग्स। जैसे कि हम लोग शेयर कैपिटल से पैसे उधार ले लेते हैं शेयर कैपिटल के रूप में, या फिर डिबेंचर्स या फिर लोन। तो हम लोग जो बोरोविंग्स के थ्रू फंड रेज करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कारण कई बार हमारे पास एडिशनल पैसे भी जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैंने डिबेंचर से फंड रेज कर लिया, मैंने फंड कहाँ से रेज किया, डिबेंचर से। मैंने फंड कहाँ से रेज किया, डिबेंचर से। तो डिबेंचर के ऊपर मुझे क्या भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। मैंने शेयर कैपिटल इशू किया, पैसे तो आ गए, शेयर कैपिटल इशू किया, पैसे तो आ गए, लेकिन इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड पेड करना पड़ेगा। तो ये जो पैसे आने के सोर्स है, सब उधार पैसे है क्या, एक समय के बाद वापस देने पड़ेंगे। लोन ले लिया एक प्रकार से, लोन ये भी उधार है। तो ये सारे सोर्सेज की वजह से पैसे आ तो रहे, लेकिन ये सब एक प्रकार से बोरोविंग्स है, उधार है। और अगर आप किसी भी प्रकार के बोरोविंग से, एनी टाइम ऑफ बोरोविंग, अगर आप किसी भी प्रकार की बोरोविंग्स अगर लेते हो तो फिर वो कौन से एक्टिविटीज के अंदर कंसिडर्ड की जाएंगी, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर कंसिडर्ड की जाएगी। यहाँ आपको थोड़ा सा एक डिटेल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी अगर देखा जाए तो हमने जो डेफिनेशन में देखा था, सिमिलर चीजें यहाँ पर आएगी। मतलब बस आपको इतना ध्यान रखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर जो चीज़ क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। क्या हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है आपका काय में, कैश में, उसको क्या बोलेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे, बराबर। फिर बोलता है कैश फ्लो जो एक्सक्लूड मूवमेंट्स आइटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट बिकॉज दिस कंपोनेंट्स आर द पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट। जो कुछ चीज़ें होती है जो कैश में कंसिडर्ड नहीं की जाती। सर जैसे एग्जांपल दो तो डेप्रिसिएशन का नाम तो सुना ही होगा आपने, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट, और डेप्रिसिएशन ना सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो डेप्रिसिएशन के बारे में सुन रखा है। डेप्रिसिएशन क्या है, तो सर खर्चा है, एक्सपेंसेस है। सर जो हमें फिक्स्ड असेट्स के ऊपर लगाते हैं, माइनस करते हैं फिक्स्ड असेट्स से, हाँ सही जा रहे हो। तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन क्या करता है, हमारी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को रिटर्न डाउन करता है, कम कर देता है।
हमारी अगर 1 लाख की फिक्स्ड असेट्स है, अगर इस पर मैं 10,000 का डिप्रिसिएशन लगा दूं 10%, तो अब मेरे फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कितनी बच जाएंगी? 90,000। तो लेकिन मुझे बताओ यहाँ पर मेरे पास किसी भी प्रकार का कैश का फ्लो हुआ क्या? ये 10,000 जो मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, यहाँ कहीं भी मेरे पास पैसे आए क्या? मेरे पास से पैसे गए क्या? नो, पैसे भी नहीं गए। डेप्रिसिएशन किसी को देते थोड़ी ना। डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट। ना ही पैसा आ रहा है, ना ही पैसा जा रहा है, ना ही पैसा आ रहा है, ना ही पैसा जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नो कैश ट्रांजेक्शन, या इसी को नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी बोला जाता है। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें क्या इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें क्या इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, उसको नॉन कैश ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। सर इसका एक आधा और एग्जांपल दीजिए। देखिए, आप लोगों ने खर्चों के लिए प्रोविजंस बनाना होता है, या कोई आउटस्टैंडिंग खर्चे जो एक्सपेंसेस देने बाकी है। अकाउंटिंग कैसे करते हो? जैसे मैं बोलता हूँ कोई सैलरी है जो पेएबल है, कोई सैलरी है जो कि पेएबल है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मुझे बताओ, काम तो करवा लिया, लेकिन मेरे पास कोई पैसा आया क्या? कोई पैसा गया क्या? सो आंसर इज नो। जब कोई पैसा कैश आ भी नहीं रहा है, कैश जा भी नहीं रहा है, तो ये भी कैसा ट्रांजेक्शन हो गया आपका? नॉन कैश आइटम्स। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो नॉन कैश आइटम्स होती है। जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स की बात करेंगे, इसका जब पार्ट बी जब हम डिस्कशन करेंगे कैलकुलेशंस पार्ट के अंदर, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को ये बात भी डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, अब प्रेजेंट कैसे करना है? इसको प्रेजेंट करने का कुछ तरीका है क्या? यस, हर एक चीज को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, प्रेजेंटेशन करने का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम लोग बनाएंगे तो एक रिपोर्ट के फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा? रिपोर्ट के फॉर्म में बनेगा, जहां पे हम लोग अपनी इनफ्लो या आउटफ्लो को 3 कैटेगरी में बांटेंगे: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में हमने क्या कर दिया है? अपने कैश फ्लोज को बांट दिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इस 3 कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक, तो ऑपरेटिंग के अंदर हम लोगों को इनफ्लो भी देखना है और आउटफ्लो भी देखना है। उसी तरीके से इन्वेस्टिंग के अंदर इनफ्लो भी देखना है, आउटफ्लो भी देखना है, इनफ्लो भी देखना है, आउटफ्लो भी देखना है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? इन एक्टिविटीज के अंदर इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों को क्या करना है? कंसिडर्ड करना है। राइट। सो अब यहां से मेन जो आपका जो बोलते हैं ना एक टॉपिक, जो आपका पार्ट बी है, पार्ट कैलकुलेशन तो नहीं, लेकिन हाँ इसका थियोरिटिकल पार्ट, ये पूरा का पूरा यहाँ से जो चीजें होंगी आपके न्यूमेरिकल के नॉलेज में, मतलब न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा क्या होने वाली है? काम में आने वाली है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी चीजें कहाँ काम आने वाली है? न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। राइट, चलिए। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इनके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करते हुए चलेंगे, आपसे डिस्कस करते हुए चलेंगे, एंड उसके बाद इसका स्टेटमेंट भी बनाते हुए चलेंगे।